रणविजय को देवयानी की बातों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह देवयानी की तलवारबाजी से काफी परिचित हो गया था। वह जानता था कि वह देवयानी को हरा नहीं सकता, इसलिए उसे देवयानी को पीछे हटाने के लिए उसके औरत होने का ही सहारा लेना होगा। रणविजय बोला, महाराज, एक स्त्री पर हाथ उठाना विजयगढ़ के राजकुमार को शोभा नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। देवयानी को रणविजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अच्छे से जानती थी कि रणविजय उसके स्त्री होने का लाभ उठा रहा है। वहीं रणविजय ने एक मीठी सी मुस्कान देवयानी को दी। देवयानी महाराज की तरफ देखकर बोली, महाराज, भला यह क्या बात हुई? अगर आपका पुत्र मुझ जैसी स्त्री को नहीं हरा सकता तो एक पुरुष को क्या हराएगा? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे और रणविजय को एक बार फिर तलवारबाजी से अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहिए? इस बार सिकंदर ने कहा, राजकुमारी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। इसमें दो राय नहीं है कि आप एक कुशल योद्धा हैं। फिर भी आप हैं तो एक स्त्री ही, और नियम अनुसार यहाँ स्त्री को प्रदर्शन दिखाने की अनुमति नहीं है। यहाँ विजयगढ़ के राजकुमार का चुनाव होने वाला है और सिंहासन पर हम किसी स्त्री को नहीं बिठा सकते। एक बार फिर देवयानी हारती हुई नजर आई। वह इतनी शूरवीर योद्धा होने के बाद भी एक स्त्री होने से हार जाती थी। उसने एक बार फिर कहा, सेनापति सिकंदर, मैं रणविजय को हरा सकती हूं। इस बार रणविजय ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुमसे युद्ध ही नहीं करना चाहता। तुम क्यों जिद कर रही हो? स्त्री से युद्ध करना हमारी शान के खिलाफ है। और तभी देवयानी के पीछे से एक आवाज आई, तो मुझसे युद्ध कर लीजिए राजकुमार। सबने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां सम्राट खड़ा था। उसके हाथ में भी एक तलवार थी। देवयानी ने सम्राट को देखा तो देखती रह गई। वहीं सम्राट की नजरें भी बस देवयानी पर ही टिकी हुई थीं। देवयानी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और सम्राट के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, महाराज, मैं सम्राट, गरुड़ कबीले का निवासी रणविजय, मेरे साथ तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे ना? या फिर अब आप यह कहेंगे कि मैं गरुड़ कबीले का निवासी हूं, इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता? अगर यह प्रतियोगिता सिर्फ राजकुमारों के लिए है तो बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन अगर यह प्रतियोगिता शूरवीर योद्धा के लिए है तो मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति दीजिए। सिकंदर बोला, सम्राट, तुमने सही कहा। यह प्रतियोगिता सिर्फ राजकुमारों के लिए है। तुम इसमें भाग नहीं ले सकते। और तभी महापुरोहित ने उठकर कहा, सेनापति सिकंदर, ऐसा कोई नियम नहीं है कि गरुड़ कबीले का निवासी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। सिकंदर ने कहा, अगर गरुड़ कबीले का निवासी जीत जाता है तो क्या सिंहासन गरुड़ कबीले के निवासी को दे दिया जाएगा? महापुरोहित ने कहा, सिंहासन शूरवीर योद्धा को दिया जाता है, किसी राजकुमार को नहीं। अगर यह प्रतियोगिता सम्राट ने जीत ली तो निश्चित रूप से यह सिंहासन सम्राट को ही दिया जाएगा, और यही नियम है। तुम देवयानी को पीछे हटा सकते हो क्योंकि वह एक स्त्री है, लेकिन सम्राट को नहीं। वह एक पुरुष है और उसका पूरा अधिकार है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहीं ना कहीं देवयानी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर वह अपनी तलवार अपने म्यान में रखकर एक ओर जाने लगी। सम्राट ने कहा, राजकुमारी देवयानी, प्रतियोगिता के बाद पुराने मंदिर पर मिलने आएंगी। देवयानी ने पलटकर सम्राट को हैरानी से देखा। वह प्रतियोगिता के मैदान में खड़ा था और उसके बाद भी उसका ध्यान बस देवयानी से मिलने पर ही था। देवयानी ने नामे गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही सम्राट खुद से बोला, लगता है आना बेकार हो गया। फिर उसने रणविजय को देखकर कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? रणविजय गुस्से में सम्राट को देख रहा था। इतने में महापुरोहित ने घोषणा की, रणविजय, अगर तुमने सम्राट को हरा दिया तो यह सिंहासन तुम्हारा होगा, लेकिन अगर सम्राट ने तुम्हें हरा दिया तो सम्राट इस सिंहासन के दावेदार बन जाएंगे और फिर सम्राट के साथ ही प्रतियोगिता आगे बढ़ाई जाएगी। सिकंदर के माथे पर शिकन आ गई। वहीं कलावती, उसके चेहरे पर भी पसीना था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने पुत्र को जानती थी कि वह इतना कुशल योद्धा भी नहीं है। रणविजय को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह सम्राट से नहीं जीत सकता,
लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। प्रतियोगिता तो होती, और अगर वह हार जाता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती, जबकि सम्राट पूरे सूर्यगढ़ में शान से घूमता। देवयानी जाकर अखंड के पास बैठ गई। अखंड ने मुस्कुराकर कहा, आप हैं देवयानी? आनंदी नहीं आई। देवयानी हैरानी से अखंड को देख रही थी, फिर बोली, तुम दोनों दोस्त पागल हो। अखंड बोला, सम्राट का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आनंदी के लिए पागल हूँ। बताइए ना, आनंदी आई है कि नहीं? देवयानी ने एक दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पिताश्री के पास बैठी है, जाओ मिल लो। अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, नहीं, अभी नहीं मिलूंगा। ससुर जी के सामने ऐसे नहीं जा सकता ना, लेकिन शाम को पुराने मंदिर के पास मिलेंगे। देवयानी तो आंखें फाड़े खंड को देख रही थी। उसे यकीन हो गया था कि दोनों दोस्त पागल हैं। कुछ सोचकर देवयानी बोली, विराज नहीं आया? अखंड बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम्राट आए और विराज न आए। कहीं ना कहीं वह भी होगा। इतना कहकर वह विराज को उस मैदान में ढूंढने लगा तो उसने देखा विराज एक जगह बैठा हुआ है और उसके पास भीमसेन भी है, लेकिन भीमसेन ने अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। विराज की दूसरी तरफ चंद्रप्रभा बैठी थी। उसने भी अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। वह बस अपने बेटे की प्रतियोगिता देखने आई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे का अधिकार उसे दिलवाकर रहना चाहती थी। उसने सूर्यकांत को माफ नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे के लिए सूर्यकांत से टकराने के लिए भी तैयार थी। चंद्रप्रभा की नजरें बस सूर्यकांत पर थीं, जो नील कमल के पास बैठा हुआ था। चंद्रप्रभा की आंखों में पानी आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन ऐसे व्यतीत होगा। वह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखेगी। वहीं नील कमल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। चंद्रप्रभा खुद से बोली, नीलकमल, तुमसे क्या शिकायत करूं? शिकायत तो सूर्य से है, जिन्होंने बिना किसी वजह मेरा त्याग कर दिया। लेकिन अब मैं अपने पुत्र को उसका अधिकार दिलवा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे महाराज से बगावत ही क्यों न करनी पड़े। नीलकमल, मुझे तुम्हारे पुत्र से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र इस सिंहासन का असली हकदार है। मैदान में सम्राट और रणविजय की तलवारें आपस में टकराने लगीं। सम्राट के लिए रणविजय को हराना बहुत आसान था, फिर भी वह जानबूझकर रणविजय के साथ खेल रहा था। वहीं कलावती सम्राट की तलवारबाजी को देखकर समझ गई थी कि रणविजय हार जाएगा। वह अपनी जगह से उठी और दूसरी तरफ जाने लगी। सिकंदर कलावती को ही देख रहा था। कलावती के जाने के थोड़ी ही देर पश्चात न जाने क्या हुआ, सम्राट खुद को कमजोर महसूस करने लगा। वह हैरान था। उसने अपनी तलवार उठाई और रणविजय की तलवार पर मारी। रणविजय एक कदम पीछे जाता, लेकिन सम्राट को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा है, लेकिन फिर भी लड़ नहीं पा रहा। वहीं यह सब देवयानी देख रही थी। वह हैरान थी। उसे भी महसूस हुआ जैसे सम्राट अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा। देवयानी ने धीरे से उस हीरे को निकाला जो उसके पास था। वह उस हीरे को देखकर बोली, सम्राट के साथ क्या हुआ है? और तभी हीरे में से एक अलग ही रोशनी बाहर आई, बिल्कुल छोटी सी रोशनी, और उस रोशनी ने देवयानी के कान में धीरे से कहा, काला जादू राजकुमारी, काला जादू, काला जादू हुआ है सम्राट पर। सम्राट हार जाएगा, सम्राट हार जाएगा, रणविजय जीत जाएगा, रणविजय महाराज बन जाएगा, रणविजय महाराज बन जाएगा तो विजयगढ़ का पतन हो जाएगा। यह सुनकर देवयानी हैरान हुई। उसने कपड़ों में छुपाए हुए हीरे को देखा और बोली, किसने कराया काला जादू? उस रोशनी ने देवयानी के कान में धीरे से कहा, पता नहीं राजकुमारी, लेकिन जिसने भी कराया है बहुत मजबूत काला जादू कराया है। वह अपने आप को सुरक्षित घेरे में रखकर काला जादू करवाती है ताकि किसी को पता न चले। राजकुमारी, कुछ करो, वरना रणविजय जीत जाएगा, विजयगढ़ का पतन हो जाएगा, और अगर विजयगढ़ का पतन हो गया तो आसपास के सभी राज्यों का पतन हो जाएगा, सूर्यगढ़ का भी। देवयानी के दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गईं। उसने हीरे को देखकर धीरे से कहा, अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं यह सब? उस रोशनी ने धीरे से देवयानी के कान में कहा, तुम भी काला जादू करो। देवयानी ने हीरे को देखकर कहा, मैं काला जादू नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना, मुझे इन सब से दूर जाना है। मैं एक आम जिंदगी जीना चाहती हूँ।
उस रोशनी ने धीरे से कहा, तुम बहुत दूर आ गई हो राजकुमारी। अब तुम आम जिंदगी नहीं जी सकती, कभी नहीं जी सकती। तुम्हें सम्राट को बचाना है तो तुम्हें भी काला जादू करना होगा, उसका काला जादू तोड़ना होगा। और अगर उसका काला जादू नहीं टूटा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वह रोशनी हीरे के अंदर वापस समा गई। कुछ देर तक देवयानी उन दोनों को लड़ता हुआ देखती रही। जब उसे लगा कि सम्राट हार जाएगा तो उसने हीरे को देखकर कहा, तोड़ दो काला जादू, तोड़ दो काला जादू। हीरे से उस रोशनी ने धीरे से कहा, तुम्हें दर्द होगा। देवयानी की आंखों में पानी आ गया। वह बोली, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तुम तोड़ दो काला जादू। थोड़ी ही देर में देवयानी को दर्द होने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसकी आंखों से पानी आने लगा। वह जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह खुद को संभाल ले। थोड़ी देर बाद उसका दर्द बंद हो गया। उसने नजर उठाकर देखा तो सम्राट पूरी ताकत से लड़ रहा था। देवयानी को समझ आ गया कि उसका काला जादू टूट चुका है। वहीं कलावती, जो कि एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, वह बोली, यह कैसे संभव है? मेरा काला जादू किसने तोड़ दिया? और तभी उसके कानों में आवाज आई, कलावती, अकेली तुम नहीं हो जिसे काली जादू पर महारत हासिल है। सम्राट के साथ और भी शक्तियां हैं जो तुम्हारी शक्तियों को तोड़ सकती है और तुम कुछ नहीं कर सकती। कलावती को अब घबराहट होने लगी। वह वहां से निकलकर सीधा भागती हुई प्रतियोगिता के मैदान की तरफ गई। उसने देखा तो सम्राट और रणविजय अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन सम्राट अपनी ताकत से लड़ रहा था। सम्राट ने पूरी ताकत के साथ रणविजय की तलवार पर तलवार मारी और रणविजय की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन कहीं न कहीं महापुरोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं सूर्यकांत और नीलकमल भी एक दूसरे को देख रहे थे। उनके लिए भी यह बहुत दुखद क्षण था कि उनका इकलौता पुत्र एक गरुड़ कबीले के निवासी को हरा नहीं पाया। वहीं देवयानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर तक शांति रही। उसके बाद महापुरोहित ने उठकर कहा, सम्राट, तुम विजयी हुए। और इसी के साथ मैदान में जो नगरवासी बैठे थे, उन्होंने तालियों से महापुरोहित की घोषणा का स्वागत किया। सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन रणविजय गुस्से में सम्राट को देख रहा था और उससे भी ज्यादा सिकंदर और कलावती सम्राट को देख रही थी। कलावती खुद से बोली, यह कौन है? कहां से आया है? और इसने मेरे पुत्र को हरा कैसे दिया? वहीं सूर्यकांत थोड़ा सा उदास था। बेशक से उसके और रणविजय के बीच संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी वह अपने पुत्र को हारते हुए तो नहीं देखना चाहता था। वहीं नीलकमल, वह भी बहुत उदास थी। सिकंदर बोला, इसमें दो राय नहीं है महापुरोहित कि सम्राट जीत गया, फिर भी वह सिंहासन का दावेदार नहीं बनता, क्योंकि गरुड़ कबीले के निवासी को हम सिंहासन पर नहीं बिठा सकते। सिंहासन पर बैठने के कुछ नियम हैं, कुछ दायरे हैं। जंगलों में रहने वाला इंसान सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? महापुरोहित ने इस बार सिकंदर को देखकर मुस्कुराकर कहा, मैंने सिंहासन की बात तो की ही नहीं सेनापति सिकंदर, मैंने बस घोषणा की है कि सम्राट विजयी हुए। पर अब तुमने बात छेड़ ही दी तो मैं सबके सामने महाराज से पूछना चाहता हूं, क्या वह अब रणविजय को भावी महाराज घोषित करेंगे? सूर्यकांत हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। सिकंदर बोला, महापुरोहित, सम्राट सिंहासन का दावेदार नहीं है। महापुरोहित ने कहा, सिकंदर, अपने कान का इलाज करा लो, तुमने इस बार फिर गलत सुना। मैं कह रहा हूं, क्या रणविजय सिंहासन का दावेदार है? अगर रणविजय एक गरुड़ कबीले के निवासी को भी नहीं हरा सकता तो वह किस तरीके से सिंहासन पर बैठने योग्य है? और अगर वह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है तो सम्राट इस सिंहासन का दावेदार हुआ। सिकंदर बोला, लगता है महापुरोहित, सुनाई आपको भी कम देता है। सिंहासन का दावेदार तो सम्राट भी नहीं होगा,